इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी का आज दूसरा दिन है। कल जैसा कि मैंने आपको चूरू मंडल और जयपुर मंडल से जो साथियों के रिव्यू आए हैं उसके माध्यम से आपको मैंने बताई वहां पर किस तरह की सुविधा है, क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, क्या वहां पर हम एफिडेविट बना सकते हैं, फोटोकॉपी की सुविधा है और बाकी दस्तावेज किस तरह से चेक किए गए हैं। आज दूसरा दिन है जिसमें मैं आपको अजमेर मंडल के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। और लगभग सभी मंडल में डीवी का प्रोसेस है वो लगभग सेम ही रहता है। हर मंडल में वो सेम ही प्रक्रिया है जिस तरह से दस्तावेज चेक किए जाते हैं। तो कुछ और साथियों से रिव्यू लेकर आज मैं बताने जा रहा हूँ दूसरे दिन किस तरह से डीवी आयोजित की गई है। और जिनका भी अजमेर मंडल में है तो इनका स्टूडेंट की क्या फोटोकॉपी की सुविधा है या फिर एफिडेविट की वहाँ पर सुविधा है, किस तरह से डीवी आयोजित किया गया, एंट्री कैसे हो रही है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट इस यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। फिर चाहे वो कोर्ट अपडेट को लेकर हो या फिर अभी मंडल द्वारा जैसे जैसे डीवी आयोजित आ रही है, बीच में कहीं पर भी कोई नई अपडेट आएगी तो वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट जारी किए गए हैं बोर्ड और विभाग द्वारा उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए बात करते हैं अजमेर मंडल में। देखो, अजमेर मंडल में बात करें, स्कूल में आपका डीवी हो रहा है और बाकी मंडल का भी जहाँ लोकेशन दे रखी है वहीं पर डीवी आयोजित हो रहा है। देखो, अजमेर मंडल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट के साथियों का कुछ रिव्यू आया है और बाकी और भी अगर किसी मंडल का रिव्यू आया साथियों का तो वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको टोकन नंबर देंगे वहाँ पर आपके। देखो, सबसे पहले अगर मैं फोटोकॉपी की बात करूँ या फिर आपके एफिडेविट की बात करूं तो वहाँ पर स्कूल के बाहर वो सुविधा अवेलेबल है। वहाँ पर अगर आप करवाना चाहते हैं, यानी कि अगर आपके कोई मार्कशीट या अंक तालिका में कोई नाम में त्रुटि है या नाम में कोई स्पेस है, माता के नाम में त्रुटि या पिता के नाम में त्रुटि या आपकी जन्म दिनांक में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि है और आपने एफिडेविट नहीं लेके गए हैं तो वो आपको लेके जाना होगा। इस वीडियो में मैं पूरा डीवी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आप एफिडेविट बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो आप बना के लेके जाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कागजात जो भी डॉक्यूमेंट आप घर से बना कर लेके जाओगे तो वहाँ आपको भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि वहाँ पर अगर आपका कोई भी एफिडेविट कम हो गया तो वहाँ पर वो कहेंगे कि आज के आज डेट में आप दिखा दो। और जैसे कि अगर कोई बड़ा इश्यू हुआ, जैसे कि कोई ओबीसी या कोई जाति प्रमाण पत्र नया नहीं बनाया है तो वो तो अब हाथों हाथ नहीं बनेगा। तो उसके लिए वो आपको 5 से 6 दिन का टाइम पीरियड भी दे रहे हैं। उस 5-6 दिन के अंतराल पर आप कभी भी अपना डीवी करा सकते हैं। और आपका जो डेट दे रखी है उस डेट पर डीवी करवाने जाना है। अगर उस डेट पर आप नहीं जाते हो, अगले दिन जाकर वहाँ डीवी करवाने जा रहे हो, तो वहाँ पर उन्हें तो पता चल जाएगा कि आपकी डीवी डेट कौन सी थी। फिर वो आपसे पूछेंगे आप डीवी करवाने क्यों नहीं आए कल। तो उसका आपको एकदम सटीक रीजन देना होगा और लगा कि हाँ भाई एकदम रीजन सही है, तब आपका वो डीवी करवा लेंगे। तो सबसे पहले बार क्या होगा, आपको टोकन नंबर दे दिए जाएंगे। टोकन नंबर मिलने के बाद टोकन नंबर से आपको पता चल जाएगा कि आपका डीवी है वो कौन से रूम नंबर पर है। और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, फेस स्कैन होगा, आपसे सिग्नेचर भी करवाए जाएंगे। उसके बाद आपको अंदर भेज दिया जाएगा। अब फिलहाल अभी में स्पोर्ट्स पर्सन जो स्टूडेंट है और जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है उनका डीवी हो रहा है, क्योंकि प्राथमिकता मैंने आपको पहले भी कहा है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के डीवी 11 मार्च से शुरू हो रहे हैं। और सबसे पहले आपके जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है, स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनका डीवी आयोजित होगा सबसे पहले। उनका इस बार विभाग ने निर्णय क्यों लिया वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, क्योंकि इसके बाद बाकी कैंडिडेट का डीवी होता रहेगा तो साथ साथ इनकी भी जो मेडिकल जांच रिपोर्ट है वो चलती रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कल जितने भी कैंडिडेट का, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन का हो, पीएच कैंडिडेट का, उन्होंने फाइनल डीवी करवा दिया। आपने सभी दस्तावेज चेक भी कर लिए, कोई कमी नहीं पाई गई, फिर भी वो आपको प्रोविजनल लिखेंगे। वो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी आपकी मेडिकल जांच होना बाकी है और जो स्पोर्ट्स कोटे के उनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जांच होना बाकी है। वो जांच होगा, उसके बाद आपका बता दिया जाएगा कि प्रोविजनल से आपको हटा दिया गया है। जब तक आपका, चाहे आपने सभी डॉक्यूमेंट दिखाए तो भी आपका प्रोविजनल ही लिखेंगे और वो कोष्टक में लिख लेते हैं। वहां पर आपके मेडिकल जो है वो प्रोसेस अभी शेष है। इसके बाद देखो, बायोमेट्रिक फेस स्कैन हुआ, उसके बाद आपके सिग्नेचर लिए, उसके बाद आपको एंट्री दे दी जाएगी। आपका जो भी टोकन नंबर दिया उस पर आपका रूम अलॉट दे रखा है, उसमें आपको जाना होगा। वहां पर 3 सदस्य आपके दस्तावेज है वो चेक करेंगे। और दस्तावेज की चेक करने का जो क्रम, आपको 2 सेट बनाने। 2 सेट किस तरह से होने चाहिए, एक सेट में तो आपके जितने भी एफिडेविट है वो सब ओरिजिनल होने चाहिए। बाकी के प्रमाण पत्र जैसे सामान्य घोषणा पत्र हुआ है, चरित्र प्रमाण पत्र हुआ है,
धूम्रपान गुटखे वाला हुआ है, दहेज वाला हुआ है, हैंड रिटन वाला हुआ है, विकल्प पत्र का हुआ है, जितने भी यानी कि बोर्ड द्वारा जो फॉर्मेट जारी किए गए वो सब ओरिजिनल, और इनके साथ शैक्षणिक योग्यता के जितने भी आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट या मूल्यांकन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र हो, उनके फोटोकॉपी। ये आप समझ गए होंगे कि जो आपके शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है उनके फोटोकॉपी, प्लस मूल निवास जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, और उसके बाद जितने भी एफिडेविट है, चाहे वो आपका किसी से रिलेटेड एफिडेविट हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर हो, स्पेलिंग में नाम में त्रुटि को लेकर हो, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेकर हो, किसी को लेकर भी एफिडेविट हो वो ओरिजिनल। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, सामान्य घोषणा पत्र, विकल्प पत्र, हैंड रिटन वाला, ये सब ओरिजिनल एक सेट में आपको रखना है। और जो दूसरा सेट होगा उसमें जो पहला सेट है उसकी सभी की फोटोकॉपी होगी और वहां पर आपको साइन भी होने हैं। फोटोकॉपी सेट जो नहीं लेके जा रहा, अगर कोई एक सेट लेके जा रहा है तो उन्हें फिर से बुलाया जा रहा है, उन्हें कह रहे हैं कि दूसरा सेट भी जमा करके जाए। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, आप सोच रहे कि एक सेट बहुत होगा, तो ये आपकी भूल है। आपको 2 सेट बनाने होंगे, और सेट के लिए जो फाइल है वो आप धागे वाली फाइल लेके जाए, प्लास्टिक वाली लेके ना जाए। जो फाइलें होती है ना ऑफिस में धागे वाली किस तरह से होती है, उस टाइप की लेके जाइए, प्लास्टिक वाली जो फाइल है वो नहीं लेके जाए। और जो पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको यूडीआईडी कार्ड भी दिखाना कंपलसरी है, आपको ये मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। यूडीआईडी कार्ड अगर नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ही दिखाना होगा, और उसमें जो विकलांगता का जो परसेंटेज है वो 40% से अधिक होना है, कंपलसरी है। अगर 40% से नीचे है तो आपकी योग्यता पात्रता पर आगे विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूडीआईडी कार्ड पर जो परसेंटेज है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए। 3 लोग आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, और आपके डॉक्यूमेंट उसी क्रम में होंगे जिस तरह से आपके चेक करें। देखो आपको डॉक्यूमेंट किस क्रम में सेट करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाती है। और जो बाकी के हैं जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म हुआ, एडमिट कार्ड का हुआ, वो भी आपको लेके जाना है, रिवाइज रिजल्ट की जो स्कोर कार्ड है वो भी लेके जाना है, ई आधार कार्ड भी लेके जाना होगा, इनकी कॉपी भी लेके जानी होती है, और उस पर क्यूआर कोड अंकित होना कंपलसरी है। आपको डॉक्यूमेंट किस तरह से सेट करने, सबसे पहले आपको चेकलिस्ट तैयार करनी, और मैं आपको बता देता हूं चेकलिस्ट में जो आप दस्तावेज प्रश्न संख्या लिखते हो उसमें आपको क्रम किस तरह से लिखना है। जैसे कि सबसे ऊपर आपने स्क्रूटिनी फॉर्म रखा, अब आपका स्क्रूटिनी फॉर्म है वो कितने पेज का है, यानी कि अगर आपका 9 से 10 पेज का है, या 9 से 10 पेज माना कि 9 पेज का है, तो आप दस्तावेज प्रश्न संख्या में सबसे पहले स्क्रूटिनी फॉर्म के आगे लिखोगे 1 से 9। उसके बाद आप सोचोगे कि जो चेकलिस्ट है उसमें तो 10वीं की अंक तालिका और प्रमाण पत्र का ही लिखा हुआ है, तो हमें अगर 12th की लेके जानी है या नहीं लेके, तो मैं आपको बता देता हूं शैक्षणिक योग्यता में वो सभी दस्तावेज आपको लेके जाने हैं जिनका जिक्र आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया है। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में आरसीईटी सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया है, ग्रेजुएशन का भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी किया, बीएड का भी किया है, तो उनके भी आपको अंक तालिका सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे, और वो कहां पर अटैच होंगे, वो जो 10th की मार्कशीट आप अटैच कर रहे हो उसी के साथ आपको अटैच करनी है। और उसके भी पेज, जैसे कि आपने ये सभी अपने डॉक्यूमेंट अटैच कर लिए, 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके आप प्रश्न संख्या लिख रहे हैं तो वो उसके नीचे रखना है, यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म के बाद रखना है। तो आप अगले नंबर 11 से लेकर, जैसे कि वो आपके 12 पेज में हो गए या 10 पेज में हो गए माना कि, तो 11 से लेकर आपने 21 लिख लिया, तो इस तरह से। फिर तीसरा नंबर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, माना कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपके 2 पेज का है, तो वो आप लिखोगे 22 से लेकर 23 तक, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा उसके आगे की गिनती। इस तरह से आपको दस्तावेज प्रश्न संख्या कॉलम में इस तरह से लिखना है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कुछ कुछ ऐसे बताया जाता है कि आपके जितने दस्तावेज जितने पेज के बने हैं वो लिखनी संख्या होती है, वो गलत है, वो ऐसा नहीं करना होता। आपको इस तरह से क्रम वाइज लिखने हैं, जिस तरह से आपने सेट तैयार किया तो एक तरह से बुक की तरह तैयार हो गई, और उसके बाद जो आपका पेज जिस नंबर पर है वो संख्या वहां पर लिखनी होती है। अब आप जो सेट बनाते हो सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी, क्योंकि आपको चेकलिस्ट का जो प्रिंट है वो आपको हर जो भी संभाग स्तर पर जारी की गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डीवी डेट के साथ शेड्यूल जारी किया उसमें आपको चेकलिस्ट देखने को मिल जाएगी। अब बहुत साथी कह रहे हैं कुछ में कॉलम 16 है तो कुछ में 15 है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि गलत है, दोनों सही है। 15 कॉलम वाली और 16 कॉलम वाली में इतना ही अंतर है कि 16 कॉलम वाली में जो आपने अंतिम शिक्षा जहाँ से प्राप्त की उसका चरित्र प्रमाण पत्र भी शो कर रहा है, जबकि 15 कॉलम वाली में वो शो नहीं कर रहा है, जबकि वो उसी के साथ अटैच करना है जहां आप चरित्र प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी वाला अटैच कर रहे हो, उसी के साथ वो आपको अटैच कर लेना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, 2 सेट बना रहे हैं, जैसे कि एक सेट के माध्यम से बता देता हूं, सेम उसी तरह दूसरा सेट बनाना है। सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी होगी, चेकलिस्ट आपको स्वयं द्वारा भरनी है कंप्लीट।
और उसमें जहाँ दस्तावेज प्रश्न संख्या पूछा वहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया आपके दस्तावेज कौन से पेज पर कितने पर है वो आपको वहाँ पर रखना है। और जारी करने की तिथि में आपको जो जो डॉक्यूमेंट जिस डेट पर आपके जारी हुए डॉक्यूमेंट के ऊपर डेट लिखी होती है वो डेट आपको लिखनी होती है। और दस्तावेज उपलब्धता में आपने जो जो डॉक्यूमेंट आपके साथ है वहाँ पर आप हाँ लिखोगे, और जो आप नहीं है या फिर जो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है जैसे कि अन्य श्रेणी से अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो वहाँ पर आप ना लिखोगे और वहाँ पर दस्तावेज प्रश्न संख्या के आगे डैश कर दोगे और जारी करने की तिथि के आगे भी डैश कर दोगे। तो सबसे ऊपर आपको क्या रखनी होगी, एक साइड बना रहे हो उसके ऊपर सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी है। उसके बाद आपको स्क्रूटिनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म रखना है, ऑनलाइन प्रिंटेड वाला प्रश्न, यानी कि जो आपने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल किया था एसएसओ आईडी के माध्यम से, इसकी स्लिप भी आप इसके साथ रखोगे। इसकी स्लिप भी आप स्क्रूटिनी फॉर्म के साथ ही रख लीजिए। स्क्रूटिनी फॉर्म अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया है, किसी या कोई कैंडिडेट कह रहा मैंने ई मित्र से भरा है तो मैं स्लिप कहाँ से लाऊं, तो मैं आपको बता देता हूं, आप एसएसओ आईडी पर जाओगे, जहां से आपने स्क्रूटिनी फॉर्म भरा है वहीं पर आप पहुंच जाइए। डिटेल कम स्क्रूटिनी फॉर्म के ऑप्शन पर वहाँ 4th ग्रेड एग्जाम के सामने 2 PDF के ऑप्शन होंगे, एक स्लिप वाला और एक आपके स्क्रूटिनी फॉर्म। दोनों PDF डाउनलोड कीजिए, प्रिंट निकालिए और आप इसके साथ अटैच कर दीजिए। इसके बाद 10वीं की अंक तालिका प्रमाण पत्र। अब देखो कहीं कहीं बोर्ड में क्या होता है, अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग होता है तो कहीं कहीं बोर्ड में सेम होता है। तो जहां पर अलग अलग होता है उन्हें दोनों को लेके जानी होगी, और जहां पर एक ही होता है तो फिर उन्हें वो एक ही लेके जानी होती है। इसके अलावा अन्य शैक्षणिक योग्यता जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जिसका भी जिक्र किया वो सब आपको लेके जाना, क्योंकि वहां पर उनके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था 4th ग्रेड एग्जाम का वो उनके पास होगा, तो वो उसी के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर उसमें आपने RSCET का जिक्र किया है, 12th का जिक्र किया है, ग्रेजुएशन के किया है, तो वो आपसे वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अगर आपने वहां पर नहीं किया, सिर्फ 10th का ही किया, तो वो आपसे नहीं मांगेंगे। तो ये सब किसके साथ अटैच करना है, जो 10वीं की अंक तालिका उसी के साथ अटैच करना है, और जितने पेज में है वो आपको प्रश्न संख्या लिख लेनी है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे बाद का बना हुआ है तो फिर आपको एफिडेविट भी साथ में लेके जाना होगा। लेकिन अगर आज से 10 साल पहले का बहुत पुराना बना हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र और नया बनाया है, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनाया है, तब आपको एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होगी, वो दोनों लेके चले जाइए। जो पुराना है वो भी लेके जाइए और जो नया बनाना है वो भी लेके जाइए। और अगर आपने सिर्फ पुराना ही बनाया हुआ है आज से 10 साल पहले का वो लेके जा रहे हो तो फिर आपको नया भी बनवाना होगा, वो भी दिखाना होगा। अगर आपने नहीं दिखाया तो आपको वापस से चक्कर लगाना होगा, आपको फिर दिखाना ही होगा, नहीं तो आपकी प्रक्रिया लंबित रखी जाएगी। नेक्स्ट आता है जाति प्रमाण पत्र। अगर मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ आप एफिडेविट दे रहे हो तो वो उसी के साथ अटैच कर लीजिए। जाति प्रमाण पत्र में ऐसा है, ये सेम प्रोसेस कि अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ, पहले कभी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो एफिडेविट दे दीजिए उसके साथ, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ और आप अगर SC ST कैटेगरी के तब तो वो जीवन पर्यंत वैलिड है, वापस नया बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप OBC EWS या MBC नॉन क्रीमी से हो और 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं, लेकिन एफिडेविट भी मैक्सिमम 3 साल, यानी कि आज से अगर 10 साल पहले का बना हुआ है तो फिर वो आपको पुराना वाला भी लेके जाना होगा और नया भी बनाना होगा, वो भी लेके जाना होगा, फिर एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद अगर आपने किसी अन्य श्रेणी से फॉर्म फिल किया, यानी कि किसी महिला ने अगर विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी से फॉर्म फिल किया, या किसी भी कैंडिडेट ने स्पोर्ट्स कोटे से फॉर्म फिल किया या विशेष योग्यजन से फॉर्म फिल किया, तो उनका प्रमाण पत्र आपको अटैच करना है। अब जो PH कैटेगरी के कैंडिडेट UD ID कार्ड इसी के साथ अटैच कर लेंगे, इनके प्रमाण पत्र के साथ। और इनके प्रमाण पत्र में ऐसा नहीं है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो आप एफिडेविट दे देंगे, बिल्कुल नहीं। यानी कि विधवा, परित्यक्ता, खेल और विशेष योग्यजन और एक्स सर्विसमैन के जो प्रमाण पत्र है वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के पहले के ये होने चाहिए, उसके बाद का होना हुआ वैलिड नहीं माना जाएगा और आपके पात्रता पर विचार भी नहीं किया जाएगा। इनके लिए एफिडेविट मान्य नहीं है। एफिडेविट आपके अगर कोई स्पेलिंग में त्रुटि है, नाम में स्पेस है, या फिर जाति प्रमाण पत्र हुआ, मूल निवास प्रमाण पत्र हुआ, इनके लिए वैलिड है। बाकी इसके लिए नहीं है कि अगर आपके पास विधवा, परित्यक्ता, खेल या विशेष योग्यजन, एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म के बाद का बना हुआ, लास्ट डेट के बाद का, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। इसके बाद आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की उसका चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा, और इसके साथ साथ वो भी अटैच कर लीजिए जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं 2 चरित्र प्रमाण पत्र, ये तो आपके लेटेस्ट होने चाहिए। इसके बाद आपको वचनबद्ध प्रपत्र। अब जैसे ये वचनबद्ध हुए हैं, संविधान वाले हुए, वो पहले सेट में आपको इनके ओरिजिनल ही अटैच करने हैं। बाकी जाति प्रमाण पत्र हुआ है, मूल निवास हुआ है, आपकी शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट, वो फोटोकॉपी इसके साथ अटैच होगी। क्योंकि जो वचनबद्ध प्रपत्र है, संविधान वाला है, चरित्र प्रमाण पत्र हुआ, दहेज संबंधी घोषणा पत्र हुआ, संतान संबंधी हुआ, सामान्य घोषणा पत्र हुआ, विकल्प पत्र हुआ, ये ओरिजिनल आपके सबमिट होंगे। लेकिन जो शैक्षणिक योग्यता के ओरिजिनल तो लेके जाने हैं लेकिन इनके सेट के साथ हैं,
वो वहाँ पर आपके सिर्फ चेक करके आपको वापस दे दी जाएंगी। इसके बाद आप देख सकते हैं संविधान वचनबद्ध प्रपत्र, यानी कि आप किसी भी प्रकार के गुटखे धूम्रपान का सेवन नहीं करते हैं, उसको लेकर है वचनबद्ध प्रपत्र। तो ये भी आपको दिखाना कंपलसरी होगा, नहीं दिखाओगे तो आपको वापस से चक्कर लगाने होंगे। संविधान शपथ पत्र, संविधान के कर्तव्य का आप पालन करते हैं, इसको लेकर जो शपथ पत्र है वो भी आपको वहाँ पर दिखाना होगा ओरिजिनल। दहेज संबंधी घोषणा पत्र सभी के लिए लागू है, चाहे आप विधवा कैटेगरी की महिला हो, परित्यक्ता कैटेगरी की महिला हो, या आप विवाहित है या अविवाहित, सभी के अलग अलग फॉर्मेट है और ये नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। और इसका फॉर्मेट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो ये भी आपको दिखाना होगा। इसके बाद विवाह प्रमाण पत्र, अगर किसी ने फॉर्म फिल किया तो उन्होंने अगर मैरिड लिखा है तो उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा। अगर किसी का 2006 से पहले ही विवाह हुआ तो उनको फिर शपथ पत्र का भी फॉर्मेट दिखाया गया, वो आपको दिखाना होगा। संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। फिर सामान्य घोषणा पत्र आपको ओरिजिनल ही वहाँ पर पहले सेट में रखना है। सामान्य घोषणा पत्र में यानी कि आपने किसी भी दस्तावेज के साथ कोई सी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कुछ भी एडिट नहीं किया है, आपके विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं है। इसके बाद विकल्प पत्र, अगर आप विकल्प पत्र नहीं दिखाओगे तो आप उसी दिन आपको फिल करना होगा, दिखा सकते तो उसी दिन दिखाइए, नहीं तो फिर आपको वापस से चक्कर लगाना होगा। विकल्प पत्र का मतलब ये हुआ कि अगर आपका प्रोविजनल रूप से गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र दोनों में सिलेक्शन हुआ है तो प्रोविजनल रूप में आप किस में जाना चाहते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र इलाके में या फिर अनुसूचित क्षेत्र में, वो आपको वहाँ पर अपनी तरफ से चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसके बाद नमूना हस्ताक्षर प्रारूप यानी कि हैंड रिटन नमूना वाला, जिसमें आपको हिंदी के नीचे खाली जगह रखी होती है, इंग्लिश के नीचे भी खाली जगह रखी होती है, फिर आपको लिखना होता है अपनी राइटिंग में और सिग्नेचर कर देना होता है। इसके बाद फोटो पहचान पत्र की 100 प्रमाणित प्रति यानी कि आधार कार्ड लेके जाइए या वोटर आईडी लेके जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो आपको लेके जाने होना चाहिए। इसके अलावा आपको रंगीन पासपोर्ट साइज, देखो रंगीन पासपोर्ट साइज आप 6-7 फोटो लेके जाइए, एक दो कहीं गुम में हो जाए तो फिर दिक्कत ना हो। इसके बाद अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आवेदन फॉर्म का प्रिंट, एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा। कहाँ से डाउनलोड होगा, एसएसओ आईडी पर डाउनलोड हो जाएगा। एडमिट कार्ड का भी प्रिंट लेके जाना होगा। एडमिट कार्ड कहाँ पर मिलेगा, बोर्ड की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। रिवाइज रिजल्ट का भी स्कोर कार्ड लेके जाना होगा, ये कहाँ पर मिलेगा, बोर्ड की वेबसाइट के रिजल्ट सेक्शन में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। जो आपने स्क्रूटिनी फॉर्म की फीस रसीद स्लिप है वो भी आपको लेके जानी होगी। अटेस्टेशन फॉर्म जो भरकर अपलोड किया था वो भी लेके जाना होगा। ई आधार कार्ड भी लेके जाना होगा और बायोमेट्रिक स्लिप वाला खाली पेज प्रिंट, ये सब चीज़ लेके जानी होगी। तो इस तरह से डीवी आराम से आयोजित कर ली जाएगी। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है तो वो आपको तुरंत बता देंगे कि आपके इस दस्तावेज में दिक्कत है, यानी कि वहाँ आपको कोई प्रूफ नहीं मिलने वाला कि वहाँ पर वो आपको बता देंगे कोई फाइनल है। ऐसा नहीं है कि आप प्रूफ के रूप में आपको कोई स्लिप देंगे जिससे कि प्रूफ हो जाएगा कि आपका एक बार डीवी है वो कंप्लीट हो गया, वो आपको वापस नहीं बुलाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको बोल देंगे, अगर आपको वापस आना होगा तो बता देंगे, नहीं आना होगा तो भी वो कह देंगे कि आपका डीवी पूरा कंप्लीट हो चुका, अब वापस आने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको आना होगा तो वो बता देंगे, उसका रीज़न भी बता देंगे कि इस दस्तावेज आपने नहीं दिखाया, इस वजह से आपको वापस बुलाया जा रहा है। तो ये सब कंप्लीट प्रोसेस वो आपको वहाँ पर बता देंगे। और एंट्री भी रोल नंबर वाइज नहीं हो रही है, ना ही वो जो आपका संभाग की जो लिस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग एंट्री पर आपको जो टोकन नंबर जैसे जैसे मिल रहे हैं वैसे वैसे एंट्री दी जा रही है। और आपके साथ भी एक जने को ले जाने की सुविधा भी अवेलेबल है। और बाकी जिनका सेंटर जो अजमेर में है तो वहाँ छाया के लिए गार्डन की भी सुविधा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि छाया नहीं है। बाकी भी मंडल के जैसे जैसे रिव्यू आएंगे तो वो हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। आशा करता हूँ 19 से 20 मिनट के वीडियो में आप कंप्लीट समझ गए होंगे कि आपका डीवी किस तरह से आयोजित किया जाएगा और डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं, किस क्रम में आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं, ये सब आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और एक बार डीवी होने के बाद उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट डीवी नहीं करवा पाता है तो एब्सेंट कैंडिडेट को भी चांस मिलेंगे। एक बार डीवी कंप्लीट हो जाए 20 अप्रैल तक, और जयपुर वालों की तो लास्ट डेट 27 अप्रैल है, उसके बाद 2 बार चांस भी दिया जाएगा एब्सेंट कैंडिडेट को। और उसके बाद बोर्ड को फाइल भेज दी जाएगी और फिर बोर्ड भी फाइनल रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और वो जैसे जैसे अपडेटें आती रहेगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। 4th ग्रेड एग्जाम के जो भी कोर्ट फैसला भी जो भी आएगा वो भी हम आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और मंडल वाइज डीवी शेड्यूल तिथिवार जो पीडीएफ है और सभी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। बाकी आप देख सकते हैं ये गाइडलाइन भी पहले से जारी की कर रखी है,
जहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हैं 1 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि बिंदु संख्या 14 के क्रम में स्टूडेंट को मूल आवेदन पत्र स्क्रूटिनी फॉर्म 2 प्रतियों में लाने हेतु निर्देशित किया जाता है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई स्टूडेंट की पीडीएफ से मिलान करके ही जांच से दल को आवेदन पत्र अग्रेषित करें। स्टूडेंट की पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन का क्रम इस तरह से रहेगा। सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक पर उपस्थिति होगी, उसके बाद अभी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो स्टूडेंट की पीडीएफ जारी की गई है उससे आपके स्क्रूटिनी फॉर्म का मिलान किया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा और वहाँ पर शौचालय की नगर निगम नगर परिषद के सहयोग से व्यवस्था कर रखी है और जो भी मंडल आयोजित कर रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर और लैपटॉप इत्यादि की व्यवस्था वहाँ से विद्यालय से की जा रही है, उनके लिए है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, आपका डीवी कब होगा और कौन सी डेट पर कौन सी लोकेशन, ये जानकारी भी आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। कौन से मोबाइल नंबर? जो आपने 4th ग्रेड एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखी है दे रखी है, वहाँ पर आपको सूचित भी कर दिया जाएगा कि प्रिय साथियों, प्रिय स्टूडेंट, आपका डीवी कौन सी डेट पर कितने बजे कौन से स्थान पर होगा, ये भी आपको एसएमएस के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट मैं आपको दे सकूँ।